हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमा झा। विद्या गिवर में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से अडॉप्ट किया है और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 में इलेबोरेट किया गया है। देखिए, पार्ट 3 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही वो भाग है जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही कह सकते हैं हम कंप्रिहेंसिव वे में, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसलिए पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी सिटीज़न की वेलबींग या फिर उसके डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर हम डेवलपमेंट का सिर्फ एक जो है एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, हम चाहे स्पिरिचुअल की बात करें या फिर हम फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, तो किसी भी सिटीज़न के वेलबींग के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर कोई सिटीज़न है, ठीक है, उसके साथ किसी तरह का सोसाइटी में इनजस्टिस हुआ है और अगर उसके पास अपने जो है राइट्स नहीं हैं, अपने राइट्स के लिए वो अवेयर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं मुश्किल हो जाती है उसके लिए कि वो समाज में, सोसाइटी में अपने लिए न्याय पा सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को जो है इंक्लूड किया। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे पास अभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो टोटल नंबर में 6 हैं। ठीक है, और वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन सारे ही जो है अधिकारों को हम आगे आने वाली स्लाइड्स में अच्छे से एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, स्टार्टिंग में 1978 से पहले हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1978 के बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है, जो 7th फंडामेंटल राइट था, जो कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको फंडामेंटल राइट से रिमूव कर कर एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, और इसे आर्टिकल 300A में पार्ट 12 के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 7th फंडामेंटल राइट था, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे रिमूव करके क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। तो अब हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है, जिसे हम पहले जो इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें हम देख चुके हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स नेचर में क्या है, जस्टिसेबल है। अब इस टर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके अगर कोई फंडामेंटल राइट्स, आपके संवैधानिक अधिकारों का कोई हनन करता है, कोई वॉयलेशन करता है, तो आपको ये अलाउ किया गया है कि आप क्या करें, आप कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को रीस्टोर करने की डिमांड के लिए। ठीक है, तो अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो यहाँ पर आपको अधिकार दिया गया है कि आप कहाँ जा सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है वो नेचर में क्या होते हैं, जस्टिसेबल है। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पर स्टेट जो है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो रीजनेबल है या नहीं है, ये कौन देखेगा, ये हमारा जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टेट के थ्रू जो हम रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं सिटीजन पर, जो रिस्ट्रिक्शंस उनके फंडामेंटल राइट्स पर लगाए गए हैं, वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है, इसका जो वैलिडिटी है वो कौन चेक करेगा, कोर्ट के थ्रू चेक किया जाएगा। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, इसे जो है पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, इसे रिपील किया जा सकता है, और यहाँ पे अमेंडमेंट का, ये रिपील का प्रोसीजर इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही जो है यहाँ पे रिपील या फिर अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, ना कि किसी ऑर्डिनरी एक्ट के थ्रू। अब हम बात करते हैं अपने पहले राइट, जो कि है राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी को हम हिंदी में बोलते हैं समानता का अधिकार। ठीक है,
समानता का जो अधिकार है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 टू 18 में इलेबोरेट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये आर्टिकल 14 ये कहता है कि कोई भी स्टेट जो है वो किसी भी सिटीजन को इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से क्या नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, ठीक है। और ये वाला जो है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि जो है कानून के समक्ष सारे ही जो नागरिक हैं, सभी नागरिक क्या हैं, समान हैं। और इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि अगर इक्वल सर्कमस्टांसेस हैं, कोई भी क्राइम अगर इक्वल सर्कमस्टांसेस में किया गया है तो उसका जो लॉ का जो इम्प्लीमेशन होगा वो भी क्या होगा, इक्वली ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई अगर रिच है और कोई पुअर है तो यहाँ पे दो अलग अलग जो लोग हैं उनके ऊपर जो है लॉ का इम्प्लीकेशन अलग तरीके से हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि आर्टिकल 14 में कि स्टेट जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से डिनाई नहीं कर सकता। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी भी ग्राउंड पर, अब ग्राउंड किसी भी ग्राउंड का मतलब ये है कि कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो या फिर कोई भी कलर हो उसका, कोई भी जेंडर हो, उसके आधार पर हम किसी भी सिटीजन्स के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। और नागरिक के साथ किसी भी तरह का जो है हम ये कह सकते हैं कि मतभेद या फिर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 ये कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि आपको काम करने की समानता दी जाएगी, आपको जो है अवसर की समानता दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है। क्या है एक्सेप्शन? कि जैसे स्टेट चाहे तो वुमेन्स के लिए, ठीक है, वुमेन्स हो गए या फिर चिल्ड्रन हो गए या कुछ ऐसे जो बैकवर्ड कम्युनिटी है जो अभी भी समाज की जो मुख्य धारा है उससे पीछे हैं, तो यहाँ पर उनको जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि इनको इस रिलैक्सेशन के थ्रू ये समाज की जो मुख्य धारा है उससे क्या कर सके, जुड़ सके। तो वैसे हमारा जो आर्टिकल 16 है ये कहता है कि हर किसी को जो है काम करने की जो है वो क्या दी जाएगी, समानता दी जाएगी। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो एक्सेप्शंस हमारे जो वुमेन हैं, जो चिल्ड्रन हैं या ST SC जो है या बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको दी जा सकती है। आर्टिकल 17 देखिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर उठाए होंगे SSC बैंकिंग के, तो वहाँ पे पूछा जा चुका है कि आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है। तो देखिए आर्टिकल 17 जो है आपका अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे हम अनटचेबिलिटी के कोई ग्रामेटिकल सेंस में नहीं जाएंगे। यहाँ पे अनटचेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी इंसान को, किसी पर्सन को सोशली जो है, सोशल रूप से उसको क्या कर देना, कट ऑफ कर देना, या एक जो है पर्सन के सोसाइटी में उसके लिए सोशल डिसेबिलिटी क्रिएट कर देना उसके बर्थ के बेस पे, उसके कास्ट के बेस पे, ठीक है। कि आपको जो है उस इंसान के या उसको उस इंसान को उसकी जाति के आधार पर, ठीक है, जाति के बेस्ड पर उसको अलग कर देना सोसाइटी से। तो ये किसके अंदर आता है? ये अनटचेबिलिटी के अंदर आता है, जिसे पूरी तरह से आर्टिकल 17 क्या कहता है, इलीगल मानता है। और यहाँ पर आर्टिकल 17 में ही दिया गया है कि ये जो है पूरी तरह से जो है प्रोहिबिट है। नेक्स्ट है आपका अबोलिशन ऑफ टाइटल। ये आर्टिकल 18 से रिलेटेड है। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, जो हमारी कॉलोनियल पावर थी, वो एक नोबिलिटी टाइटल्स देती थी। जैसे आप देख सकते हैं कि किसी को राजा, ठीक है, किसी को उन्होंने महाराजा बोल दिया, या फिर राय साहब करके ऐसे टाइटल्स दे देती थी जो हेरिडिटी से रिलेटेड होते थे। तो ऐसे हेरिडिटिकल टाइटल्स जो हैं वो क्या कर दिए, पूरी तरह से अबॉलिश्ड कर दिए आर्टिकल 18 के तहत। और इसमें एक और चीज़ इंक्लूड है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो फॉरेन से, ठीक है, कोई भी जो है टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 टू 22 में इलेबोरेट कर रखे हैं।
अब स्वतंत्रता का अधिकार, अब किस तरह की स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं वो देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंदर जो है उसमें 6 जो फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने ऐड कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने। वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपको भाषण देने का अधिकार है, ठीक है, आप पूरी तरह से स्वतंत्रता है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। आपको असेंबली, ठीक है, आप सभाएं कर सकते हैं, आप एसोसिएशन बना सकते हैं। एसोसिएशन आपने देखा होगा, जैसे मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, तो ऐसे एसोसिएशन आप फॉर्म कर सकते हैं। आपको मूवमेंट, पीसफुल मूवमेंट, आंदोलन करने का भी आपको अधिकार मिल रखा है। लेकिन ये जो है, ये सारी चीज़ें, असेंबली बनाएंगे, अगर आप आंदोलन करेंगे तो ये सारी ही चीज़ें पीसफुली तरीके से करने का आपको अधिकार दे रखा है हमारे संविधान में, विदाउट आर्म, ठीक है। विदाउट आर्म का मतलब क्या होता है? विदाउट आर्म का मतलब है कि किसी तरह से जो गन है, जो हथियार है, इनका प्रयोग आप नहीं करेंगे अपने आंदोलन में। आपको शांतिपूर्वक जो है आंदोलन करने की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के थ्रू है कि आप जो है भारत के किसी भी कोने पे आप रहना चाहें, ठीक है, ट्रैवल करना चाहे एक जगह से दूसरी जगह, तो इसमें के लिए भी आपको पूरी तरह से हमारा जो संविधान है वो आपको फ्रीडम प्रदान करता है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कि आप जो है किसी भी पेशे को, जिस पेशे को आप चुनना चाहें वो पेशा चुनकर आप अपना जो है जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। अब जैसे प्रोफेशन है, अब जैसे डॉक्टर आपको बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है, या फिर डॉक्टर बनना है आपको, या फिर आपको टीचर बनना है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, इन सब चीज़ों के लिए कुछ एक स्पेशल आपको क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है और आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर पेशा जो है उसको कंटिन्यू करूं लेकिन विदाउट डिग्री, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे पेशे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर के कुछ ऐसे पेशे हैं जहाँ पर आपको डिग्री चाहिए होगी उस पेशे को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तीसरा जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को हमारे आर्टिकल 23 और 24 में इसे एलैबोरेट किया गया है। आर्टिकल 23 ये कहता है कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग या फोर्स लेबर कंप्लीटली क्या है, प्रोहिबिट है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग का मतलब है कि जो मानवों का, ठीक है, जो व्यक्तियों का जो देह व्यापार होता है, जो उन्हें बेचा या खरीदा जाता है किसी गलत काम के लिए, या फिर उनके जो मन के विरुद्ध काम करने के लिए जो उनको खरीदा या बेचा जाता है। आपने देखा होगा महिलाओं का देह व्यापार होता है, तो ये जो है ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। और फोर्स लेबर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो कि किसी एक काम को करने के इच्छुक नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे उससे जोर जबरदस्ती उसके साथ की जाती है और उसको वो काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि उस इंसान का, उस मानव का अधिकारों का हनन हो रहा है, और वो कहाँ जा सकता है, इस सिचुएशन में वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन यहीं पर आर्टिकल 23 जो है स्टेट को भी परमिट करता है कुछ कंपलसरी जो सर्विसेज हैं वो पब्लिक के लिए करने के लिए, ठीक है। तो वो कंपलसरी सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती हैं? वो हो सकती हैं जैसे मिलिट्री सर्विसेज हो गई या फिर सोशल सर्विसेज हो गई। हम ये कह सकते हैं कि स्टेट जो है उन सर्विसेज को करने के लिए क्या कर सकता है, कंपलसरी कर सकता है जो ह्यूमैनिटी को सर्व करती हैं, ठीक है। जो जैसे कोविड के दौरान क्या हो रहा था कि जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनको जो है उनको काम कितना भी कुछ भी जो है मुसीबत आ रही थी, लेकिन फिर भी जो है डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, वो एक ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे थे, ठीक है, वो लोगों के लिए काम कर रहे थे, सोशल सर्विसेज कर रहे थे। तो वहां पे जो है स्टेट जो है पे करने के लिए बाउंड भी नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 ये कहता है कि चिल्ड्रन जो है, जो 14 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं, उन्हें किसी भी तरह के फैक्ट्री हो गए या माइंस हो गए या रेलवे के कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करने की क्या है, मनाही है। और 2006 में जो है ये भी लॉ 2006 में ये भी आया कि जो है आप जो है अब 14 साल से के कम के बच्चों को जो हाउस होल्ड वर्क हैं या फिर आप उन्हें जो है सर्वेंट, एज अ होम सर्वेंट जो है उनको काम पर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 24 जो है ये प्रोहिबिट करता है। और इसी दिशा में सबसे एक जो महत्वपूर्ण हम ये कह सकते हैं एक जो कानून बनाया गया वो चाइल्ड लेबर लॉ बनाया गया 1986 में, जिसे हम ये कहते हैं कि सबसे जो है इम्पॉर्टेंट जो है ये लॉ था वो जो बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा अधिकार है वो है राइट टू फ्रीडम
ऑफ रिलीजन। इसका मतलब यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक इनको इलेबोरेट किया गया है। यहाँ पर जो है यहाँ का इसका मतलब ये है कि हर किसी व्यक्ति को, भारत के हर किसी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपनी मर्जी से जो है अपने जो रिलीजन है, अपने धर्म को क्या कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है और उसको प्रोपगेट भी कर सकता है। ठीक है, हर कोई अपने अपने धर्म को मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और चाहे तो वह अपने दूसरे जो धर्म है उसको भी क्या कर सकता है, अपना सकता है। यहाँ पर मैं कुछ टर्म्स जो है उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखिए, प्रोफेस का मतलब क्या होता है। प्रोफेस का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई आप पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं, तो उस रिलीजन, उस फेथ को क्या कर सकते हैं, आप ओपनली जो है वो शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप अपने फेथ को जो है, अपनी जो एक्सप्रेशन है उनको आप जो है लोगों के सामने, लोगों के समक्ष जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर हमारा आता है प्रैक्टिस। आपने देखा होगा कि हर एक रिलीजन जो है उसका अलग, उसको पूजा करने की जो पद्धति है, ठीक है, जो वे ऑफ मतलब वे ऑफ वर्शिप जो है वो क्या है, कम्प्लीटली क्या है, हर एक का अलग अलग है। तो जो है यहाँ पे हमारा जो संविधान है हमें ये स्वतंत्रता देता है कि हर कोई जो व्यक्ति है, जो भी उसके रिचुअल है, उसके धर्म से, उसके रिलीजन से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स हैं वो उसकी क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। नेक्स्ट आता है प्रोपगेट। प्रोपगेट का मतलब ये है कि आप जो अपने धर्म की जो टीचिंग है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, उसको लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को फोर्सफुली कन्वर्जन यहाँ पर अलाउ नहीं है। आप अपनी जो धर्म के, जो भी आप जानते हैं अपने धर्म के बारे में, वो आप लोगों को बता सकते हैं। अपने धर्म से रिलेटेड जो शिक्षाएं हैं, कहानियां हैं, वो बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ पर आप किसी को फोर्सफुली जो है धर्म को, जो है रिलीजन को कन्वर्ट नहीं करा सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ, ये है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसे 29 to 30 में इलेबोरेट किया गया है। कल्चर का मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा इंडिया की जो संस्कृति है वो क्या है, वो यूनिक है। तो यहाँ पर हमारी जो यूनिक संस्कृति है उसी से हमारी पहचान है विश्व भर में। तो उसको जो है हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को जो है ये राइट दिया गया है कि वो अपनी संस्कृति को प्रिजर्व कर सके, उसे प्रमोट कर सके, जो भी उसकी जो लैंग्वेजेस हैं, जो उसके ट्रेडिशंस हैं, उसको आगे बढ़ाने की जो है स्वतंत्रता हमारा संविधान हमें देता है। और हम चाहें तो अपने जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी जो है जो कल्चरल जो प्रोग्राम्स है वो ऑर्गेनाइज करती है। हमारे जो कल्चर जो है उसको प्रमोट करने के लिए फंड भी क्या करती है, वो ऑर्गेनाइज करती है। हमारा जो लास्ट फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बेशक ये लास्ट है यहाँ पे, लेकिन सबसे मैं ये कहूँ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये अधिकार है हमारे पास। ठीक है, जो कि आर्टिकल 32 के तहत दे रखा है। ठीक है, तो देखिए बाकी सारे जो राइट्स हैं, बाकी सारे जो अधिकार हैं वो पूरी तरह से मीनिंगलेस हो जाते हैं। ठीक है, उनका जो है कोई अर्थ नहीं होता है अगर हमारे संविधान के अंदर हमें एक ऐसी मशीनरी ना दी गई हो जिससे हम बाकी जितने भी अधिकार है उसका इन्फोर्समेंट करा सके। तो वही जो मशीनरी है, ठीक है, वही मशीनरी हमें आर्टिकल 32 जो है वो देता है। और क्या देता है कि इसी आर्टिकल 32 के तहत जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, इसी के तहत जो है हमें ये अधिकार मिला हुआ है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है, अगर उसका वॉयलेशन होता है, तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हैं प्रॉपर एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के थ्रू। तो ये हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 23 जो है बाकी सारे ही राइट्स को क्या करता है, लीगल 32 जो है वो बाकी सारे ही राइट्स को क्या करता है, लीगलाइज करने का काम करता है। बाकी सारे ही राइट्स को एनफोर्स कराने का जो काम है वो कौन सा राइट कर रहा है, हमारा आर्टिकल 32 कर रहा है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब थे हमारे, उन्होंने इस राइट को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है या आर्टिकल 32, इसको क्या कहा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, क्योंकि यही वो राइट है जो बाकी सारे राइट को प्रोटेक्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। उम्मीद करती हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है आपको इस वीडियो के थ्रू समझ आया होगा।
अगर किसी भी तरह का सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं, मेरी वीडियोस में कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपने सजेशंस भेज सकते हैं। मैं उनके ऊपर कोशिश करूंगी कि मैं उनके ऊपर ध्यान दूं और आगे पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करूंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है, और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।